हेलो एवरीवन, मैं हूं शहनीला और आज हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो एक्ट का नाम है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीओए बोलेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली हमें 16 मई 1958 को, और राजस्थान में यानी कि राजस्थान में कमेंट हुआ है 1 अक्टूबर 1962 को। इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? इसमें 19 सेक्शंस हैं। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये कि ये कहाँ पर अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन क्या, नॉन एप्लीकेशन क्या, और कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेशन की, ठीक है। तो सेक्शन 1 कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, यानी कि इस एक्ट को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 कहा गया है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरे भारत देश पर अप्लाई होता है। इससे पहले ये एक्सक्लूड जम्मू एंड कश्मीर था। आप सब जैसे कि जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जो नया हमारा जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया, उसके बाद जम्मू है ना, इसे इंक्लूड कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये यहाँ पे अब किसी के पास पुराना बैरेक्ट हो तो उसमें वो करेक्ट कर सकते हैं कि इट इंक्लूड्स होल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, ओके। अब हम बात करते हैं अब सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 इम्पोर्टेंट है। अब ये बात करता है, ये क्या कह रहा है कि ये कहाँ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात आ रही है। सेकेंडली अब ये कहता है कि इट शेल कम इनटू फोर्स in a state on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed or different parts of the state। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जब कोई राज्य सरकार है, वो अपने राज्य पर जिस ऑफिशियल गैजेट के थ्रू बाय नोटिफाइड करके उसे जिस तारीख को अप्लाई करेगा, तब से उस स्टेट पर वो ये पीओए अप्लाई होगा। और वहीं जैसे कि मैंने आपको कहा कि मान लीजिए कि राजस्थान, जैसे कि मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल दे दूँ कि राजस्थान में कमेंसमेंट की डेट है, स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करता है, तो ये 1 अक्टूबर 1962 को आया राजस्थान में। और यहीं आगे बोलता है कि डिफरेंट्स में डेट्स में भी अपॉइंट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यानी कि अब मान लीजिए कि राजस्थान का कोई पार्ट है, जहाँ पर राजस्थान का कोई पार्ट है, वहाँ पर ये अलग डेट पे अप्लाई किया गया, तो उसके लिए डिफरेंट डेट होगी, ठीक है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर की कोई एक एनफोर्समेंट की कोई एक डेट नहीं है, अलग अलग रहे स्टेट के, जब जिस स्टेट पे अप्लाई है उसकी अपनी अपनी डेट है। और इसमें स्पेशली ये मेंशन किया गया है कि जब डिफरेंट डेट्स में भी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, अगर राजस्थान का कोई ऐसा एरिया होगा या ऐसा कोई पार्ट होगा जहाँ पर ये इस स्टेट के अलावा अप्लाई हुआ है, तो वहाँ पर वो डेट मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं अब नॉन एप्लीकेशन। तो आप सेक्शन 18 पीओए का जो सेक्शन 18 है और सेक्शन 19 है, उस पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई नहीं करता, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नॉन एप्लीकेशन की। अब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई कहाँ नहीं होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सेक्शन 18 और 19 दोनों ये कह रहे हैं कि इनमें जो चीज़ें आ रही हैं उन पे पीओए अप्लाई नहीं होता है। तो अब सबसे पहले ये कि सेक्शन 31 जो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट का 1897 का सेक्शन 31 है, उस पर अप्लाई नहीं होता पीओए, उस पर अप्लाई नहीं होता है। दूसरा सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 1947 का, उस पर अप्लाई नहीं होता है पीओए। तीसरा कोई भी लॉ है कोई भी स्टेट का कोई लॉ है जो जुवेनाइल ऑफेंडर और बोस्टर स्कूल से रिलेटेड है, वहाँ पर भी पीओए अप्लाई नहीं होता। उनका बोस्टर स्कूल क्या होता है कि यूथ डिटेंशन सेंटर्स जो होते हैं उसे बोस्टर स्कूल्स कहते हैं, जो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 19। अब सेक्शन 19 पर भी पीओए अप्लाई नहीं होता है। अब सेक्शन 19 ये कह रहा है कि जहाँ ये अप्लाई ये एक्ट वहाँ जहाँ सेक्शन 52 है, मतलब सेक्शन 562 है, वहाँ पर ये पीओए अप्लाई नहीं होता है। तो पहले सेक्शन 562 था 1908 का, फिर वो 360 1973 का बना, सेक्शन 360 बना, और उसके बाद अब हमारे पास है 401 सेक्शन 401 ऑफ BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ओके।
आपको ये चीज़ ये थोड़ी सी याद रखनी है। बैरेट में 562 होगा, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि 562 से 360 बना, 360 से 401 बना। स्पेशली अब आपको ये याद रखना है 401 ऑफ BANS। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 1 ये एप्लीकेशन आप समझ गए कि POA और POA कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ नहीं अप्लाई होता है। तो ये जो ये चीज़ें दे रखी हैं इन पर, यानी कि सेक्शन 18 और 19 में ये जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर ये POA अप्लाई नहीं होता है। जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ POA अप्लाई नहीं होता है। अब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे कि सेक्शन 2 क्या कह रहा है। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन क्लोज है। क्लोज है कह रहा है कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अब मैंने जैसे आपको कहा अभी कि ये चीज़ें आपको याद रखनी। POA आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि 562 ऑफ 1898, 360 ऑफ 1973 और 401 ऑफ BNSS। ये थोड़ा अगर आप याद रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। अब इसमें दे रखा है कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उनको कैसे अमेंड किया गया आपको पता है। उसके बाद क्लोज B कह रहा है probation officer means officer appointed to be a probation officer or recognized as such under section 13। तो सेक्शन 13 हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें प्रोबेशन ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर को जो अपॉइंट किया गया है और जो यानी कि सेक्शन 13 के एज पर 13 के अंडर प्रोबेशन ऑफिसर को जैसे नियुक्त किया गया है, मान्यता दी गई, उसे प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। अब क्लोज B प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जैसे रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो। और क्लोज B द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर नॉट डिफाइंड, यानी कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन इसमें डिफाइन नहीं किए गए, यानी कि POA में अगर डिफाइन नहीं किए गए हैं तो हम कोड ऑफ इसमें है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि अब BNSS है, तो उस पे से हाँ जो कि अब BNSS है, BNSS पे से हम मानेंगे। जो यहाँ पर अगर डिफाइन नहीं किया गया तो हम BNSS में जाके देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्या है। एक मेरी इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी POA के बारे में, उसमें मैंने आपको है ना समझा दिया था कि सेक्शन 3 और 4 क्या है, एडमोनिशन और प्रोबेशन है क्या। नॉर्मल सी मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि सेक्शन 3 का एडमोनिशन मतलब ये कि डांट फटकार कर छोड़ देना। उसमें मैंने कहा था आपको कि सेक्शन 3 जो है मैं उसमें एक क्राइटेरिया होगा, तो डांट फटकार कर किसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि किसी को भी छोड़ दिया डांट फटकार कर, नहीं, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो ये देखिए, अब ये क्राइटेरिया कह रहा है कि कोई पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो ऑफेंस उसने, ये देखिए सबसे पहले 379, 380, 381, 404 और 420 ये IPC का है। लेकिन अब वो BNS में हमारा 303, 305, 306, 350, 318 हो गया है। बैरेट में ये लिख रखा है, लेकिन मेंशन कर रखा है, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर इसके अंदर उसने ये वाले उसने ऑफेंस कमिट किए हैं और उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सज़ा 2 साल से 2 साल या फ़ाइन या 2 साल या जुर्माना या दोनों से पनिशेबल, उससे ज़्यादा से पनिशेबल नहीं है, यानी कि उससे कम है, और वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं, यानी कि उससे पहले कोई उसे दूसरे किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है। ठीक है। और CNC, ये देखिए CNC यानी कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस, नेचर ऑफ ऑफेंस और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है। CNC आपको याद रखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया है, यानी कि ये अगर उसने ये ऑफेंस किए हैं और 2 साल से कम का कोई पनिशेबल से कम का कोई ऑफेंस किया है या और प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, और CNC देखा जाएगा क्या है, ये देखा जाएगा इस, अगर ये चीज़ें उसने ये क्राइटेरिया देखा जाएगा, इस क्राइटेरिया में वो आ रहा है तो उसे एडमोनिशन का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है ना, ये इसमें ये कोर्ट में इसमें स्पेशली मेंशन किया है कि कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग टू एनी पनिशमेंट रिलीजिंग हिम ऑन अ प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4 रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमिशन। ठीक है। यानी कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, इसी पूरा कोर्ट पे डिपेंड करता है, उसका डिस्क्रिशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशन है उसका। तो उसको अगर ऐसा लगता है कि इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए तो उसे रिलीज़ कोर्ट कर सकता है। अब एक एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 3 का कि वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सेक्शन 3 और 4 में अगर उसे पहले
छोड़ा गया है तो उसे प्रीवियसली कन्विक्टेड माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है कि सेक्शन 3 और 4 में अगर उसे छोड़ा गया है, रिलीज़ कर दिया गया है, तो उसे प्रीवियसली कन्विक्टेड था उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब सेक्शन 4 हमारा क्या कह रहा है? अब सेक्शन 4 हमारा कह रहा है कि कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो ऑफेंस की मतलब उस ऑफेंस की सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से नहीं है, यानी कि उसने कोई ऐसा प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे हम इस पे छोड़ रहे हैं। देखिए, कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 4 में पर्सन कोई ऑफेंडर है उसे छोड़ने का, लेकिन वो कब, उसका क्राइटेरिया ये रहा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको याद समझने कि कोई पर्सन ने कब ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो ऑफेंस डेथ या एलआई से पनिशेबल नहीं है, यानी कि उसकी सज़ा ना मौत की सज़ा है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा, ऐसा उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद CNC देखा जाएगा। CNC शॉर्ट फॉर्म है सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। ये तीनों चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद कोर्ट, यहाँ पे भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको है ना प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट उसे है ना प्रोबेशन का बेनिफिट देगी, लेकिन उसमें 3 इयर्स का बॉन्ड होगा जो विद या विदाउट श्योरिटीज़ होगा। ठीक है, सेक्शन 4 में बॉन्ड दिया जाए उसका, कोर्ट उसको अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए और उसे प्रोबेशन पे छोड़ना चाहिए, तो उस पर कोर्ट उससे एक विद और विदाउट श्योरिटीज़ का बॉन्ड लेगी, जो मतलब उसे कभी भी अपीयर होना होगा या उससे है ना सेंटेंस वो रिसीव करेगा अगर वो उस बॉन्ड के अगेंस्ट जाता है या उस पर नहीं चलता है, तो कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर का वो बॉन्ड होगा। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, 3 साल। ठीक है, और उसके बाद है ना ये बोलते हैं कि लेकिन प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोवाइडेड है ना बेरेक्ट में ये कहा गया है ना कि एज पर द बेरेक्ट लैंग्वेज कि प्रोवाइडेड दैट कि उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। कोर्ट है ना, कोर्ट शेल नोट, यहाँ पे शेल का लिखा है, शेल यूज़ किया गया कि कोर्ट उसे रिलीज़ नहीं करेगी कब, जब उसका जो श्योरिटी है या ऑफेंडर है उसका कोई फिक्स्ड प्लेस फॉर है ना फॉर द अबोर्ड और ऑक्यूपेशन, यानी कि उसका नियमित निवास का या ऑक्यूपेशन का, यानी कि वो जो ऑक्यूपेशन का उसका नियमित नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए कोर्ट उसको नहीं छोड़ेगी। जिस कोर्ट कहाँ पर उसका नियमित प्लेस, और यानी जहाँ पर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, और जहाँ पर ऑफेंडर रह रहा है, इज़ लाइकली टू लिव। ओके, उसके बाद आता है ना, ये आता है कि ये सब चीज़ें तो गई कि ये क्राइटेरिया है। उसके बाद ये है कि कोर्ट ये ऑर्डर है ना देने से पहले प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसीडर करेगी। ठीक है, उस प्रोबेशन ऑफिसर सब सेक्शन 1 में उसे बेनिफिट दे, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में उसे बेनिफिट देने से पहले कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसे कंसीडर करेगी, उसे देखेगी। उसके बाद ये कहा गया है कि सब सेक्शन 3 बात करता है कोर्ट अगर ऑफेंडर के इंटरेस्ट में या पब्लिक के लिए, पब्लिक उसे लगता है तो है ना एडिशनल सुपरविजन ऑर्डर देगी। अब सुपरविजन ऑर्डर क्या है? एक सुपरविजन ऑर्डर क्या है कि प्रोबेशन ऑफिसर को कहा जाएगा कि वो उसकी 1 साल है ना, प्रोबेशन ऑफिसर को कहा जाएगा कि आप उसे ऑफेंडर को है सुपरवाइज़ करें, यानी कि उसे रिलीज़ कर दिया, लेकिन उसे है ना 1 साल तक है ना प्रोबेशन ऑफिसर सुपरवाइज़ करेगा कि, और उस पर कंडीशन भी लगा सकता है कि उसे ये चीज़ें नहीं करनी है, ये नहीं कर सकता, एडिशनल कंडीशंस भी होंगी। तो सुपरविजन ऑर्डर जो है वो कितने टाइम तक का होगा? तो वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, 1 साल तक का होगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो कोर्ट ने सुपरविजन ऑर्डर दिया है सब सेक्शन 3 में, जैसे कि अभी सब सेक्शन 3 में हमने सुपरविजन ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, उसके बाद विदाउट श्योरिटीज़ जो बॉन्ड दिया था उसमें कंडीशन, एडिशनल कंडीशन डाल सकता है, कंडीशन ऑब्जर्व कर सकता है। तो कंडीशन कैसे? उसके रेसिडेंस से रिलेटेड होगी कि भाई ये जगह वो छोड़ के नहीं जाएगा, इंटॉक्सिकेशंस नहीं करेगा, और है ना कोई भी रिलेटेड दूसरा मैटर है उन चीज़ों में वो नहीं पड़ेगा। ये सारी एडिशनल कंडीशंस डाल लेंगी, और उसमें कोर्ट को लगता है, तो जैसे भी उसको लगता है कि कोई ज़रूरी चीज़ें लगता है तो कोर्ट उसको उन चीज़ों को मेंशन करेगा और कहेगा कि आपको ये सेम ऑफेंस रिपीट नहीं करना है और कोई दूसरा ऑफेंस नहीं करना है। ठीक है, तो अब से उसके बाद
सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 क्या कह सब सेक्शन 5 में ये है कि ऑफेंडर जब ये सुपर कोर्ट ये ऑर्डर दे रहा है तो उसकी एक कॉपी वो ऑफेंडर को देगा, प्रोबेशन ऑफिसर को देगा, और अगर कोई श्योरिटी है, अगर वो बॉन्ड दिया गया है जैसे कि, तो वो बॉन्ड का जो श्योरिटी है उसे भी वो रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, हमारा सेक्शन 3 और 4 ये बात कर रहा है। सेक्शन 3 और 4 में आपको एक क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ये क्या कह रहा है। सेक्शन 5 में कोर्ट के पास पावर है कि जिस ऑफेंडर को रिलीज़ कर रहा है उसे वो ऑर्डर दे कि भाई आप कंपनसेशन और कॉस्ट देंगे कोर्ट में। कैसे कंपनसेशन और कैसे कॉस्ट, ये यानी कि कंपनसेशन है, खर्चे हैं, वो आप कोर्ट में देंगे। कोर्ट के पास पावर है उसको कहे। तो ये अब ये कहा गया है कि कोर्ट डायरेक्ट करेगा ऑफेंडर को, जिसको सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दिया जा रहा है कि भाई आप है ना, ये तो एक एडिशनल ऑर्डर है कि आप कंपनसेशन और कॉस्ट दें। अब कौन सा कंपनसेशन, तो वो कंपनसेशन जैसे कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया उस वजह से जिस व्यक्ति को, यानी कि जिस पर्सन को लॉस हुई, इंजरी हुई, तो वो है ना कोर्ट में वो है जो उसने ऑफेंस किया उसका कंपनसेशन दे, और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग दे, यानी कि जितने भी खर्चे हुए हैं प्रोसीडिंग के वो जो कोर्ट को रीज़नेबल लगते हैं वो ऑफेंडर दे, यानी खर्चे और जो भी हुए वो सब दे। उसके बाद ये है कि अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सब सेक्शन 1 रिकवर्ड एज अ फाइन, यानी कि जो अमाउंट वो पेड करेगा सब सेक्शन 1 में, जो ये मैंने कंपनसेशन और कॉस्ट जो बताई है ना, वो एज अ फाइन यानी एज अ जुर्माना के तौर पर रिकवर होंगी। अब वो यानी कि पहले 380 से आपके बैरिक में 386 387 होगा। ये मैंने नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ें ये डाली हैं, यहाँ पे मेंशन की कि पहले 386 387 था, उसके बाद सीआरपीसी का 421 422 बना। अब बीएनएसएस का मेनली ये चीज़ें 461 और 462 हो गया ये। तो अब ये एक और इसमें सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि जहाँ पर सिविल सूट चल रहा है एक ही मैटर पर, जहाँ पे ऑफेंडर है उसे प्रोसिक्यूट ऑफेंडर जो है प्रोसिक्यूट हो रहा है सेम मैटर पे, और वहाँ उस पर सिविल केस सूट भी चल सकता है, तो वहाँ पर कोर्ट उसे अमाउंट जो पे करने को कहेगा वो एज अ कंपनसेशन रिकवर होगा। तो ये है कि जैसे मान लीजिए एक केस है ना, ऑफेंडर ने ऑफेंस कमिट किया एक पर्सन ने, तो उस पर सिविल केस भी चल रहा है, उसी वो ऐसा मैटर है, ऐसा ऑफेंस है कि उस पर सिविल केस भी चल सकता है और क्रिमिनल केस भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो सिविल के है ना, सिविल कोर्ट है वो भी उसे ऑर्डर देगा कि भाई आप अमाउंट ये पे करो एज ए वो रिकवर होगा एज ए कंपनसेशन। मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ, डिफेमेशन का केस भी उस पर डाल दिया, उसने ऐसा क्राइम किया जिसमें डिफेमेशन का केस भी डल सकता है, तो सिविल कोर्ट उसे डिफेमेशन के तौर पर है ना उसे कंपनसेशन पे करने को कहेगा। ये हमारा हो गया सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 बात कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है ऑफेंडर जो 21 ईयर्स से कम यानी कि 21 साल से कम है उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई उसे सज़ा नहीं दी जाए, उसे सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दिया जाए। तो क्योंकि उसकी 21 साल से कम की उसकी एज यानी कि लेस देन वो 21 ईयर्स है, और उसने ऑफेंस कमिट किया है, उसे इम्प्रिजनमेंट हुआ है, लेकिन वो इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, उसकी एज 21 साल से कम है, उसे है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड ऐसा ऑफेंस उसने नहीं किया जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, और है ना अगर ऐसा ये चीज़ें उसने नहीं है, ये चीज़ें उसकी नहीं है, तो उसे 3 और 4 का सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर लेकिन उसका सहना सीएनसी यानी कि कैरेक्टर सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखा जाएगा। लेकिन अगर ये उसका सही नहीं है तो उसे सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और अगर उसके बदले उसे सेंटेंस दिया जा रहा है यानी कि उसे पनिशमेंट दी जा रही है और उसे छोड़ा रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, उसे बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बाद कोर्ट रीज़न भी रिकॉर्ड करेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और उसके बाद अब उसे यहाँ का बेनिफिट दे रही है कोर्ट, सेक्शन 6 में बेनिफिट दे रही है, तो उससे प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट कंसीडर करेगी। वो रिपोर्ट होगी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ऑफेंडर का जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड ये होगी रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की, जो कोर्ट कंसीडर करेगा सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट देने के लिए, उस पे से
वो आगे बढ़ेगा। और अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 कह रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 में और सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में, इन दोनों में जब प्रोबेशन ऑफिसर, जब कोर्ट ने रिपोर्ट ली प्रोबेशन ऑफिसर से, तो वो रिपोर्ट्स जो दोनों इन सेक्शंस में रिपोर्ट्स दी गई हैं वो कॉन्फिडेंशियल होंगी, ठीक है। लेकिन कोर्ट को लगता है कि अगर लगता है कि भाई है ना जो उसने क्राइम, ये जो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो मेंशन किया गया है तो उस पर ऑर्डर मतलब ऑफेंडर को एविडेंस है ना देना चाहिए उसे, अगर तो उसे कोर्ट उसे पूरी अपॉर्चुनिटी देगा, उसे सुनेगा और उस पर उसे एविडेंस वो है ना जो अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई वो एविडेंस दे सकता है। तो यहाँ अब हमारा सेक्शन 7 तक हो गया है।